यशवंत भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं और श्री गणेश भगवान की चरणों में वंदन करते हुए आज की क्लास को हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 ज्योग्राफी का हम पढ़ने वाले हैं, भूगोल के बारे में हम जानने वाले हैं। सर पिछले अध्याय में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पहले अध्याय में किसके बारे में? संसाधनों के बारे में पढ़ा, रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा, है ना। नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में, मानव निर्मित जो संसाधन है उनके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने अगले चैप्टर में आकर किसके बारे में समझा था? क्या आपको याद है? हम हर कक्षा में जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वन्य जीवों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जल संसाधन पर बात करी थी, जल संसाधन हो गया। आज की जो क्लास है वो मृदा से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? मृदा से संबंधित है। और मृदा में होती है क्या? कृषि। ठीक, तो आज की क्लास में हम कृषि के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? कृषि के बारे में जानेंगे, खेती। मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिनके माता पिता, है ना, जिनके माता पिता क्या करते होंगे? खेती करते होंगे। क्या करते होंगे? खेती करते होंगे। तो जब खेती करते हैं तो खेती क्या है? सिंपल सा, भूमि पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन करना क्या कहलाता है? खेती कहलाता है। भैया इसकी कोई अलग से डेफिनेशन है क्या? नहीं। आपके आसपास खेत देखे होंगे, है ना। खेतों पर आप क्या लगाते हैं? फसल लगाते हैं, साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। फसल लगाना, पशुपालन करना कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। दूसरा, भारत में कृषि का महत्व क्या है? भारत में कृषि का क्या महत्व है? देखो, भारत में महत्व क्या है भैया? इससे खाद्यान्न उत्पादन होता है। क्या उत्पादन होता है बेटा? खाद्यान्न उत्पादन होता है। खाद्यान्न उत्पादन होता है। दूसरी चीज, लगभग 70% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। खाद्यान्न मतलब आपको पता है ना, यहीं से चावल की प्राप्ति होती है, खेती से हमको गेहूं मिलता है, दालें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, और इसी से हमारा बेटा जीवन चलता है। और भारत में, है ना, जितनी भी लोग हैं सबको, चाहे गांव में रहो चाहे शहर में रहो, सब चावल खाएंगे, सब रोटियां खाते हैं, सबको दालें पसंद है। क्या इसके बगैर जीवन संभव है? नहीं भाई, भोजन तो हमको करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। अब अंतर क्या है कि इसको उत्पादित करने वाले लोग वो ज्यादातर कहां पर रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो गांव के लोगों को आय आय का साधन क्या है? तो गांव के व्यक्ति क्या करते हैं बेटा? कृषि करते हैं। गांव में रहने वाला जॉब में हो जरूरी नहीं, अगर टीचर है, डॉक्टर है तो गांव में रह जाएगा, इंजीनियर है तो गांव से बाहर जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि गांव के आसपास फैक्ट्रियां नहीं है, गांव के आसपास बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है। ठीक है, तो गांव में रहने वाला व्यक्ति का आय का साधन मूलतः है, बेसिकली क्या होता है बेटा? कृषि होता है, फार्मिंग होता है। समझ में आ गया सभी को? और हमारी पूरी इकोनॉमी जो है पूरे भारत देश की, जब आपको ये सुन रहे होंगे कि भाई 70% लोग जब खेती करते हैं तो हमारे देश में भी खेती से क्या होती होगी बेटा? आय होती होगी, इनकम होती होगी, है ना। आप में से किसी के पापा डॉक्टर होंगे, किसी के पापा इंजीनियर होंगे, किसी की दुकान होगी, है ना, कोई वकील होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो आपको मिलेंगे, है ना, वो क्या कर रहे होंगे? है ना, मैक्सिमम बच्चे किसान के बेटे होंगे। किसके बेटे होंगे? किसान के बेटे होंगे। तो किसान का बेटा होना अपने आप में मुझे लगता है गर्व का विषय है। गर्व का विषय क्यों है? कि हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी किसान है और ये हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं, इसलिए किसान इंपॉर्टेंट होता है और सरहद पर जवान इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया? और यही हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी आर्थिक स्थिति की, पूरे भारत की, ना केवल हमारी बल्कि बेटा पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। कृषि के प्रकार, अलग अलग प्रकार की कृषि होती है। ठीक,
सिर्फ खेतों में चावल या गेहूं उगाना, ठीक है, ये कृषि नहीं है। कृषि में और भी चीजें उगाई जाती हैं और उससे उसके प्रकार अलग अलग। एक होते हैं आत्मनिर्भर कृषि। आत्मनिर्भर कृषि क्या होती है कि परिवार की जरूरत पूरी करने हेतु मान के चलिए किसी का 1 एकड़ खेत है, 2 एकड़ खेत है, मतलब उस उतनी खेती हो जिसके पास, जिससे कि वो सिर्फ घर का गुजारा चला पाए, कोई बहुत ज्यादा उसमें कमाई ना हो, तो वो आत्मनिर्भर कृषि है। मतलब मेरे बोलते ना, ना काहू से लेना ना काहू को देना, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो ये आत्मनिर्भर कृषि है, मतलब इतना कमाना है कि हमारा पेट पल जाए, बस इससे ज्यादा की नहीं सोचना है। तो वो आत्मनिर्भर कृषि हो गई। दूसरा व्यवसाय कमर्शियल खेती। मान के चलिए आपकी लंबी चौड़ी खेती और या आपके पास नहीं तो आप लोगों की खेती को लीज पर ले रहे हो। अधियादार देखियो, वो एक प्रकार की व्यवसायिक कृषि करता है क्योंकि उसके पास खेत नहीं, पर वो पैसा ज्यादा कमाना चाहता है खेती करके। तो वो क्या करेगा, बाजार हेतु उत्पादित वस्तु खरीदेगा। जैसे कपास। अब कपास क्या है, ये एक व्यवसायिक खेती। अब ये केवल, अच्छा कपास से खुद की जरूरत पूरी होगी क्या? नहीं होगी। कपास बाजार के लिए जरूरत, ये और भी लोगों की जरूरतों की पूर्ति करता है। तो बाजार में कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, है ना, तो इसकी खेती क्या कहलाती है, व्यवसायिक कृषि कहलाती है। ये कैसी कहती, क्योंकि ये खाद्यान्न उत्पादन नहीं करते बल्कि ऐसी चीजों का उत्पादन करते हैं जहां से कोई प्रोडक्ट बनता है। अब एक होती है मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। आपकी किताब में मिश्रित कृषि, जहां पर आप फसल भी उगा रहे हैं साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। आपको मिक्स फार्मिंग का एक एग्जांपल देता हूं। देखो, ये मान के चलिए खेत है ना, यहां पर द्वार है, यहां से गए इधर पूरा खेती है। यहां पर आपने छोटा सा एक टपरा बनाया। क्या बनाया, एक टपरा, फार्म हाउस टाइप का है मान के चलिए, ठीक। और आसपास आपने छोटी छोटी झुग्गियां बना दी। यहां पर सभी जगह जानवर बैठे, आपने क्या कर लिया, पशुपालन कर लिया, है ना। और आसपास के जगह पर आपने इधर धान धान लगा दिया, इस साइड गेहूं लगा दिया, है ना। गेहूं नहीं लगाया तो कोई का सब्जी, मौसमी सब्जी वब्जी लगाते जा रहे हो, है ना। और साथ साथ आप पशुपालन भी कर रहे हो, ठीक है। तो खेती के साथ साथ देखो, खेती के साथ साथ पशुपालन करने के क्या फायदे हैं। आप किसान के बेटे हो, बेटे हो नहीं हो, जो नहीं है उसके लिए नहीं कहूंगा, है ना। जो किसान का बेटा, उसके घर में गाय भैंस बकरा बकरी सब पालते हैं। तो कैसे, तो देखो, जो गाय भैंस होती है उनको चारा भी खेत से मिल जाता है, घास काट के लाते हैं, उनके चारा की व्यवस्था करते हैं, दूध देते हैं तो खुद भी पीते, डेयरी में भी ले जाके बेचते हैं। तो पशुपालन से, जैसे खासकर देखा जाए तो दूध के व्यवसाय से हमको बेटा क्या मिलता है, दूध के व्यवसाय से हमको आमदनी होती है, हमारी इनकम होती है। और जो खेती कर रहे हैं, अब उससे तो आपको पैसा आ ही रहा है, लेकिन खेती के साथ साथ जब आप पशुपालन करते हैं तो पशुओं को खरीद कर, बेचकर, दुग्ध उत्पादन करके, है ना, जो आप पैसा कमाते हैं वो आपकी मिश्रित खेती का हिस्सा होता है। और जो किसान बेटा मिश्रित खेती करेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, उनकी इनकम ज्यादा होती है। उनकी इनकम क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। चलो अगला, प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि। अब कृषि के प्रकार में हम और आगे बढ़ते हैं कि पहले कृषि कैसे होती थी। पहले आदि मानव था, ठीक। आदि मानव किस प्रकार से खेती करता था, उसका कोई ऐसा पर्पस नहीं था, है ना। ये केवल परिवार की जरूरतें पूरी करने हेतु करता था। इसके लिए ये पारंपरिक औजार जैसे हल, कुदाली, बैल, है ना, इनसे क्या करता था, खेती करता था। और बहुत समय तक, कई सालों तक, अभी अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बेटा खेती जो है अलग तरीके से होने लगी। अच्छा, आपने देखे होंगे, आपने देखे नहीं पता, पर पहले मैक्सिमम लोग क्या होता था, बैल और हल, नांगर बुला करते थे हमारे इधर, है ना। तो नांगर से पहले जुताई होती थी, बखरनी की जाती थी। आपको याद है नहीं है, पर हमने किए हैं, हम गए हैं खेत में। खेत में जाना, है ना। वैसे
जो हल है, हल चलाना मैं आज भी ढंग से नहीं सीख पाया हूँ। आपको बताऊं, पापा मुझे बहुत डांटते रहे कि बेटा सीख ले सीख ले, पर शायद मुझे पता था कि आने वाले समय में हल से खेती नहीं होगी, ट्रैक्टर मैक्टर आ जाएगा। तो पहले मुझे डराया करते थे कि अगर तुझे नहीं आएगा और भविष्य में अगर मान के चले तू कुछ नहीं कर पाया, तो बेटा यही यही करना पड़ेगा, है ना? तो तुम कैसे करोगे? अब उन्हें क्या पता कि हम पहले सोच के बैठे थे, पापा जो ट्रैक्टर में एक्टर है यही सही, इससे सब हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो मैं मतलब मुझे खेत में काम करना अच्छा लगता था, लेकिन मैं ज्यादा प्रेशराइज होके काम नहीं कर सकता था। आपको बताऊं, मेरी कमजोरी पर ऐसा नहीं था। मेरे चाचा का बेटा खूब काम करता, उसको खेती के काम करने में मजा आता था। और शायद मैं उधर इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए शायद मैं पढ़ाने वढ़ाने के चक्कर में है कि बेटा देखो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं, है ना, पढ़ाई वढ़ाई करूं, और कलेक्टर मलेक्टर अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य एक बेहतरीन शिक्षक बनना, आप लोगों के लिए काम करना। ठीक, समझ में आया? हाँ। तो पहले की खेती ऐसी कुदाली वगैरह लेना, है ना, जैसे पारी धुरा हुआ करते थे, है ना, जैसे जो बालाघाट सिवनी क्षेत्र के तो उधर पार कहा कहते हैं, तो उनमें पारी धुरा करते, है ना, फावड़ा का यूज करना, कुदाली का यूज करना, है ना, बांध बनाना जब पानी आता था तो, है ना। चलो ठीक है। वर्षा पर निर्भर होती ये वाली खेती, अधिकतम वर्षा के पानी पर। अब तो खैर ट्यूबवेल वगैरह हो गए हैं, हमारे खेतों में भी कुआं हो गई है, तुम्हारे खेतों में भी होंगी, ट्यूबवेल हो गए हैं, तो इससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है। चलो, भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में, उत्पादकता इसमें कम होती है। मतलब यह है कि पता है इसमें किसान खूब मेहनत करता है, पर उसकी मेहनत करने की आदत हो जाती, पैसा कम मिलता है इसमें, बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। ठीक है। ठीक ठाक जरूरतें पूरी हो जाती हैं। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। एक है काटन दहन प्रणाली। देखो ये खेती का एक प्रकार है, काटन दहन प्रणाली। इसको झूम खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती। अधिकतर ये इस प्रकार की खेती आपको जंगलों के किनारे जो रहते हैं, जंगलों के किनारे रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग इस तरह की खेती करते हैं। ठीक है। इसको इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। अब इसमें खेती कैसे होती है? इसमें जंगलों की भूमि के पेड़ काटकर व घास झाड़ियों को जलाकर भूमि साफ की जाती है। ठीक। और देखो, काटन दहन प्रणाली आपको मैं बताता हूं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका कोई एक वीडियो चल जाए तो अच्छी बात है। अरे यार, इसमें ओपन नहीं हो रहा क्या? रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसको बैक करता हूँ, गूगल में दिखाता हूँ। अच्छा, एक मिनट। यार ये चल नहीं रहा है बेटा। इसमें शायद आ जाए। मुझे काम नहीं कर रहा है। इसमें ही चलेगा यूट्यूब।
अरे तुम्हें दिखाना है। चालू हो जाना चाहिए प्लीज। नहीं हो पा रहा बेटा, इसमें वीडियो नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। मैं दिखाने वाला था, मैं कोशिश कर रहा था, है ना। पर ठीक है, समझना, जंगल के आसपास पेड़ इमेजिन कर लो, उनको काटे, जलाए और फिर वहां पर खेती करी। कुछ वर्ष तक खेती करने के बाद भूमि की उर्वरता घट जाती है, तो किसान फिर दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया को दोहराता है। तो भारत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन काटन दहन प्रणाली से जहां एक ओर खेती होती है, वहीं दूसरे तरफ से, दूसरे एंगल से अगर हम सोचेंगे तो वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है ना। तो ऐसी खेती किसके द्वारा की जाती थी? आदि मानव के द्वारा, और आज भी आदिवासी लोग करते हैं। अब इसका अलग अलग नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो उत्तर पूर्व भारत है, उत्तर पूर्व भारत कौन सा है? जैसे असम, मेघालय, है ना, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, ठीक। तो जो हमारा भारत कुछ इस तरीके से है, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ जो कट 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 में लगा रहा हूं, इस जगह जो इस प्रकार की खेती होती है, इस प्रणाली से खेती होती है, उसे झूम कृषि कहते हैं। यही प्रक्रिया अगर उड़ीसा साइड आ जाओगे, देखो छोटा सा मैप बनाता हूं, ये उड़ीसा, उड़ीसा साइड अगर जाओगे तो इसको पोड़ा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के द्वारा एक खेती होती है, उसको बेवरा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बेवरा। और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश आपको यहां मिलेगा, मैपिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए बच्चा, है ना। तो इसको पोडू या पेंडस, पोडू या पेंडस कहा जाता है, पोडू या पेंडस कहा जाता है। तो यह है खेती का प्रकार, जिसे काटन दहन प्रणाली या झूम कृषि कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या है? तो छोटे छोटे खेतों पर अधिक उत्पादन लिया जाता है, अधिक श्रम व मेहनत लगती है, उर्वरकों व आधुनिक तकनीक का सीमित प्रयोग किया जाता है, अधिकतर सिंचाई पर आधारित होती है, मुख्य फसल धान है और अन्य फसलें गेहूं, मक्का, जौ, दालें और तिलहन है। गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि मतलब कम जगह पर ज्यादा उत्पादन करना, है ना। और चावल की बात करें तो इसको भी बहुत ज्यादा जगह नहीं लगती है ना। और ये सिंचाई पर आधारित होता है, बहुत ज्यादा इसमें, बहुत ज्यादा इसमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। उर्वरक मतलब जो फर्टिलाइजर होता है ना, यूरिया हो गया, डीएपी, इसका नाम सुने हो गांव घर में? आओ भैया, जैसी बरसात आई तो एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं गांव का किसान, क्यों भाऊ, तुम्हारे घर में डीएपी आया क्या जी? अरे सोसाइटी कहता है भैया, क्या बताऊं, यूरिया ही नहीं दिया सेल्समैन ने, है ना, ये सब होता है ना। ठीक। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि का मतलब ये व्यवसायिक, मतलब ऐसी खेती जिससे, जिसके करने से डायरेक्ट पैसा आता है, कहीं और यूज नहीं करता, मतलब किसान उस फसल का स्वयं प्रयोग नहीं करता। अब मान के चलिए कोई किसान ने आपके घर में कपास हुआ, अब कपास का उपयोग तुम कर सकते हो, अब कितना करोगे यार, बत्ती तो जलाओगे, कपड़ा थोड़ी बना लोगे घर में, नहीं बना सकते ना। हाँ, तो इसका मुख्य उद्देश्य बाजार हेतु उत्पादन करना है। ये किसके लिए? बाजार के लिए। पता नहीं क्यों मुझे आलस आ रहा है बहुत, पर मैं आलसी में नहीं पढ़ा हूँ, एनर्जी पूरी है। वो खाना खाने के बाद में डायरेक्ट मैं पढ़ाने आ गया। ठीक है। हाँ, तो खेती में आधुनिक साधनों का उपयोग, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार की खेती में।
कम श्रम में अधिक उत्पादन। जैसे खेतों में भैया एक ही व्यक्ति है, उठा के लेके आया ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर हो गया है ना, ट्रैक्टर आया 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 जुताई कर दिया, उसके बाद में धान बो दिया, फसल आई, हार्वेस्टर लेके गया, काट दिया, उर्वरक लाया, एक दिन आया, पूरी सिंचाई कर दिया पंप से, है ना। तो कम मेहनत लगती है और उत्पादन अधिक होता है। बड़े बड़े खेतों पर यह खेती की जाती है। फसलें इसमें कपास, गन्ना, जूट, गेहूं, मक्का, चाय, कॉफी। उत्पादन की मात्रा अधिक और गुणवत्ता, क्वालिटी उच्च होती है। तो ऐसे जगह पर ऐसी इस प्रकार की खेती जो होती है प्यारे साथियों, उस खेती में क्या होता है, आप बाजार के लिए उत्पादन करते हो। ठीक, समझ गए। अब जैसे गेहूं, गेहूं घर में कितना ही प्रयोग करोगे, साल भर में खाने के हिसाब से, फिर आपको बेचना पड़ेगा। धान को भी आप बेचते हैं, लेकिन धान आपकी व्यावसायिक कृषि के का हिस्सा नहीं होता है ना, बल्कि कपास, गन्ना, जूट, चाय, कॉफी ये इसका हिस्सा होते हैं। अब क्रॉप पैटर्न, फसलों के प्रकार, अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। भाई खेती किसकी होती, खेती में कुछ ना कुछ फसल तो उगेगी। अब वो फसल कौन कौन सी कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है खरीफ फसलें, एक होती रबी की फसलें, एक होती जायद की फसलें, एक होती वाणिज्यिक फसलें। तो वाणिज्यिक फसलें मैंने आपको बता ही दिया, रबर, चाय, कॉफी, ठीक। खरीफ फसलें, इनकी बुआई जून जुलाई में होती है ना। जैसे अभी खरीफ की फसल लगी, कि अभी जो वर्तमान में धान की फसल लगी है ये खरीफ की फसल है, क्योंकि जून जुलाई में बुआई हो गई थी। कटाई अब सितंबर अक्टूबर में होगा, है ना। प्रमुख फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आएगा। ठीक है। फिर रबी की फसलें शीतकालीन फसलें हैं, बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। तो रबी की फसलें मतलब अक्टूबर नवंबर में जब खरीफ की फसल कटेगी तब रबी की फसल बोई जाएगी, है ना, समझ में आया। और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सब रबी की फसलें। अब आते हैं अपन जायद की फसलें। जब रबी की फसल कटेगी तब जायद की फसल लगाई जाएगी, है ना। तो ये गर्मी के दिनों में कुछ फसलें लगाई जाती हैं। ये जो भूमिगत जल है, पृथ्वी के अंदर से जिससे जल निकलता है, वो इसकी सिंचाई का कार्य करते हैं। वर्षा के जल पर ये आधारित नहीं होती है। ठीक। कटाई कब होती है बेटा? जून में होती है। कटाई कब होती है? जून में। फसलें तरबूज, खरबूज, मूंग, सूरजमुखी और बाकी की सब्जियां। ऐसी कौन सी फसल है जो रबी की भी फसल होती है और खरीफ की भी फसल होती है? बताओ बच्चों, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो ये है धान, रबी भी और खरीफ में भी आएगा। अब प्रमुख फसलों की के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं, है ना। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे चावल, चावल की बात करें तो भारत की मुख्य खाद्य फसल है, खरीफ की फसल है और ये रबी की भी फसल है। रबी में भी इसको लगाया जाता है। तापमान 25 से 27 सेंटीमीटर, मतलब इसको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है ना। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए, तो उस जगह पर धान की खेती हो जाएगी। आर्द्रता मतलब, आर्द्रता मतलब क्या होता है?
आर्द्रता मतलब होता है कि थोड़ी नमी बनी हुई होनी चाहिए, ठीक, माहौल थोड़ा ठंडा चाहिए इसको। मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और दलदली मिट्टी में, किस प्रकार की मिट्टी में धान की फसल होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में भी और दलदली क्षेत्र में भी होती है, ठीक। राज्य, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है, पंजाब थर्ड नंबर पर है, आंध्र प्रदेश फोर्थ, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो धान सबसे ज्यादा है ना कहां पर? पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, ठीक है। चलो, भारत चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब चावल के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है? तो भारत किस नंबर पर है? तो भारत है दूसरे नंबर पर। तो पहला मतलब दुनिया भर में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है। कौन करता है बेटा? चाइना करता है। ऐसे ही हम अगली फसल पर आते हैं, गेहूं। तो गेहूं भी प्रमुख खाद्य फसल है और रबी की भी फसल है ना। तो ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल में गेहूं का नाम नहीं आएगा, ना ही जायद की फसलों में आएगा। समझ में आया सभी लोगों को? तापमान कितना चाहिए इसको? तो और ठंडक चाहिए, ये गर्मी नहीं सहन सकता, है ना। क्योंकि इसकी बुआई के समय जब होता है, बुआई के समय इसको 10 से 15 सेंटीमीटर टेम्परेचर चाहिए। हाँ, जब कटाई होती है तब 21 से 26 सेंटीमीटर इतनी कटाई के समय टेम्परेचर चाहिए। वर्षा एवरेज 75 से 100 सेंटीमीटर होती है, तो ये पक जाएगा। मिट्टी दोमट और जलोढ़ मिट्टी, कौन कौन सी? दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ठीक। राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। कौन कौन से राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन पूरे भारत में, याद रखना, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन तो भारत में कहां पर होता है? तो यूपी में होता है, ठीक। हाँ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। मोटे अनाज, मोटे अनाज में क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, मक्का। क्या कौन कौन आता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक। सबसे पहले हम जलवायु की बात करते हैं। जलवायु, टेम्परेचर इनके लिए, तापमान 26 से 30 आसपास, वर्षा 30 से 100, मतलब इसको कम वर्षा में भी पक जाते हैं, ठीक है। मिट्टी काली मिट्टी में होंगे, मोटे अनाज किस में होंगे? काली मिट्टी में। राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में इंदौर, भोपाल, ये सब आ जाते हैं। तो यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और इधर आपको ज्वार, बाजरा, मक्का मिलेगा। मक्का की बात करें तो आपको मैं कुछ मक्का से रिलेटेड जानकारी देता हूं। मक्का मतलब जो आप भुट्टा खाते हैं ना, हमारे इधर भुट्टा कहते हैं मक्का, ठीक है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बेटा छिंदवाड़ा में होता है। कहां पर होता है ये? छिंदवाड़ा में होता है। और छिंदवाड़ा में ही मक्का उत्सव मनाया जाता है, मक्का उत्सव। तो मक्का उत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? याद रखना, शुरुआत हुई थी बच्चा 2018 से। कब से हुई थी? 2018 से होती है, ठीक है। चलो, बाजरा, वही सब चीजें आ जाएंगी। तो बाजरा में रेतीली, ये क्या था? ज्वार, बाजरा, मक्का, बाजरा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हमारे मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में मोटे अनाज को मिलेट्स कहा गया है। मिलेट्स, मिलेट्स मील, मोटे अनाज, बाजरे की रोटी, है ना, इन सब की रोटी, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मक्का आप देख लेना, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में भी हो जाता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो ये सिर्फ क्षेत्र दिए। दालें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है।
और पूछ भी सकता है छोटे मोटे क्वेश्चन में। दालें, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है ना। और जलवायु कितनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर इसको तापमान चाहिए, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, मतलब ये कम वर्षा में भी कम पानी की आवश्यकता इनको पड़ती है। मिट्टी, किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। और राज्य मध्य प्रदेश, दाल उत्पादन में सबसे ज्यादा, सबसे आगे कौन है? तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में। ठीक है। प्रमुख फसलें दालों में क्या आएगा? चना, अरहर, मूंग, मसूर और उड़द। चना, अरहर, मूंग, मसूर और उड़द, तो ये दालों के प्रकार हैं, दालों की अलग अलग फसलें हैं। ठीक है बेटा, चलो अब आता है खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें। जैसे वाणिज्यिक फसलों की बात करते हैं तो गन्ना, है ना। तो गन्ना कैसे है? उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण और कटिबंध, अब समझना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये पृथ्वी है ना, ये 0 डिग्री, इसको कहते हैं आप विषुवत रेखा। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, है ना। तो इसको हम कहते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और इस पूरी आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कि क्या बोलते हैं? अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं, सारी आड़ी रेखाएं क्या है बच्चों? अक्षांश रेखाएं। ठीक। अक्षांश रेखा में दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। समझ आ रहा है? अब कटिबंध कहा जा रहा है, ठीक। तो ये जो 0 डिग्री है, इसके आसपास वाला क्षेत्र जो है रहता है गर्म, रहता है वर्ष भर। तो गर्म को कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण। और ऊपर जैसे जाते जाओगे तो इधर आपको ठंडा स्थान मिलता जाएगा, वातावरण ठंडा होते जाएगा, तो उसे कहा जाता है शुष्क। ठीक। तो उष्ण कटिबंध मतलब हमारा भारत जो है ना, अगर बताऊं तो कितने कितने डिग्री, तो 0 डिग्री से अगर देखा जाए तो 376, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का फैलाव है अक्षांश में। तो ये कौन सा कटिबंध कहलाएगा? है ना, उष्ण कटिबंध कहलाएगा। तो 30 डिग्री के बाद में धीरे धीरे वो शुष्क होते जाता है। ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपको खाद्यान्न, गन्ने की फसल मिलेगी। जलवायु वही 21 से 27 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर। सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है इसमें, है ना। दोमट मिट्टी में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पंजाब, ये कौन से राज्य हैं? ऐसे राज्य हैं बेटा, याद रखना, जहां पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य हो गए। ठीक। तिलहन, ऑयल सीड्स, मुख्य फसलें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। तापमान 25 से 30, 50 से 75, है ना। ये वर्षा। 2017 में भारत विश्व में चीन के उत्पादन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश बना है। दिखाई दे रहा है? हाँ। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा तिलहन गुजरात में मिलेगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। कैसा उत्पादक देश है? तिलहन उत्पादक देश है। चाय भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। ये कैसी फसल है? भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है।
जलवायु वही 20 से 30 सेंटीमीटर, 150 से 300 सेंटीमीटर। मतलब ये ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में। ढलानदार भूमि व आर्द्र जलवायु आवश्यक है। मिट्टी अम्लीय जल निकासी वाली होना चाहिए, जल रुकना नहीं चाहिए। राज्य असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, तमिलनाडु, केरल, है ना। 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया। तो चाय उत्पादन कहां पर, देखो सबसे ज्यादा वर्षा अगर भारत में आपको बताऊं तो पश्चिमी घाट में होती है। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? केरल आ जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक, कर्नाटक आ जाता है। तो ऐसी, और इसको ढलान वाली जगह भी चाहिए, ढलान ऐसी, है ना। तो इस तरीके से ढलान चाहिए। क्योंकि पानी रुकेगा तो इसकी फसल अच्छे से नहीं होती। कॉफी भी कुछ इस तरह। भारत विश्व का प्रसिद्ध कॉफी उत्पादक देश है। 15 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जलवायु। 150 से 200 सेंटीमीटर, देख रहे हो, वर्षा ज्यादा चाहिए। लाल दोमट मिट्टी चाहिए। कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। तो इन राज्यों में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक। अगला है अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें मतलब जिनका खाने में प्रयोग नहीं होता, जैसे रबर। प्रकृति वाणिज्यिक फसल है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलता है। जलवायु 25 से 35 सेल्सियस, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, वहां रबर के पेड़ मिलेंगे। आर्द्र और नम जलवायु आवश्यक है। मिट्टी लाल जलोढ़, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी। इसको भी क्या चाहिए बच्चा? इसको भी जल निकासी चाहिए, इसको भी जल निकासी चाहिए, है ना। राज्य कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और मेघालय, त्रिपुरा। तो ये अखाद्य फसलें, मतलब इनका प्रयोग खाने में नहीं किया जाता। ये एक प्रकार से व्यापारिक फसलें भी कह सकते हैं। ठीक। रेशेदार फसलें जिसमें कपास आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉटन, जलवायु 21 से 30, 50 से 100 सेंटीमीटर, लंबे पाले रहित दिन, ठीक है। काली कपास मिट्टी, मतलब इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन किया जा सकता है। कौन सी मिट्टी में बच्चों? काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ठीक। इसमें कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं? तो महाराष्ट्र आएगा, गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, तेलंगाना आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। क्या? महाराष्ट्र कपास में आगे है, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के भी मालवा पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक का या मालवा निमाड़ में कपास का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद साउथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलेंगे। ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन जूट पे। जूट 24 से 35 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक गर्मी हो, ज्यादा भी नहीं। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, यहां पर आपको जूट मिलेगा। कहां पर मिलेगा? ये इधर गंगा नदी आ रही है, ढलान वाला क्षेत्र है, यहां पर दलदली मिट्टी भी मिलेगी। और जलोढ़ किसे कहते हैं? मतलब ये नदी है, नदी बहकर आई और बाढ़ आई एक बार, और बाढ़ यहां तक चली गई। अब बाढ़ जब खत्म हुई तो यहां पर बहुत सारा मलबा आया और यहां पर एक परत जम गई, फिर बाद में नॉर्मल नदी बहने लगी। तो ये जो मिट्टी होगी, ये जो नई मिट्टी होगी, इसे कहते हैं बेटा क्या? जलोढ़ मिट्टी, है ना। अब इसमें पुरानी जलोढ़ भी होती है, नई जलोढ़ भी होती है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? प्रश्न ये भी आपसे पूछ सकता है। तो किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। ठीक है, चलो। अब खेती के सुधार के लिए सरकार ने कौन कौन से, मतलब तकनीकी रूप से या फिर इंस्टीट्यूशनल, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट किए, क्या विकास के लिए क्या किया सरकार ने? तो प्रौद्योगिकी सुधार क्या किया, मतलब टेक्नोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस लेकर आए। हरित क्रांति। हरित क्रांति कब आई? 1966-67। आपको बता दूं,
हमारे भारत में हरित क्रांति क्यों लाई गई? देश आजाद हुआ था, 5-10 साल बीत गए थे, सूखे की स्थिति हो गई थी, और हमारे यहाँ पर वैसी ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से खेती कर रहे थे। अब धीरे धीरे जनता भी बढ़ते जा रही थी, है ना। अब किसान बेचारे को लगा यार हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तो सरकार ने, और उसी समय क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, पानी नहीं आया कई एक साल। जब पानी नहीं आया, ठीक, और कभी कभी ज्यादा पानी आया, तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि सारे किसान परेशान हो गए। तो बोले चलो अब अपन थोड़ा खेती को सुधारते हैं। तो ज्यादा उत्पादकता वाले जो बीज पहले कम उत्पादन देते थे, अब उसके 10 गुना उत्पादन देने वाले बीज HYV सीड्स का प्रयोग किया गया, है ना। और हरित क्रांति के तहत ही फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ा। मतलब जो रासायनिक खाद है, पहले रासायनिक खाद कोई नहीं जानता था, गांव के लोग वही गोबर खाद को फेंकते थे और वो करते थे। फिर रासायनिक खाद आया, जैसे यूरिया, DAP, ये सब सोडा के नाम में आपको बता रहा हूं। सोडा मतलब वो नहीं जो तुम पीते हो, है ना। हाँ, ये खाद है। श्वेत क्रांति, अब इसका प्रयोग इसलिए किया गया ताकि फसलों का उत्पादन बढ़ सके। इसके साथ श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्य किया गया। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई सुविधाएं ये दी गई। ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, पंप सेट जैसे आधुनिक यंत्र ये बने तो खेती आसान हुई। ट्रैक्टर नहीं होता, हल चलाते रहते। परे लगाने की मशीन या रोपाई करने की मशीन नहीं होती, तुम रोपाई नहीं कर पाते। वही जो लोग आके इसके उसके पैर पड़ो, फिर वो आएंगी, फिर परे लगाएंगी, सब होगा। भैया हमने मशीन लाए, हम सब कर जाएंगे। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी। ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, पंपसेट जैसे आधुनिक यंत्र को लोगों ने खरीदा और बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग वर्तमान में भी हो रहा है। ठीक। संस्थागत सुधार, भूमि सुधार के लिए जमींदारी प्रथा को हटाया गया। भूमिहीनों को, जमींदारी प्रथा मतलब क्या है, मान के चलिए 1,000 एकड़ जमीन है मान के चलिए, और ये जमीन एक ही व्यक्ति के नाम है, तो इन पर कार्यवाही होगी। ठीक है, बोले अब कोई जमींदारी प्रथा नहीं चलेगी। भूमिहीनों को भूमि वितरण किया जाएगा। सहकारी समितियां व कृषि ऋण संस्थाएं खोली जाएंगी और खोली गई। और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय किया गया। घोषित मूल्य, खरीद मूल्य व्यवस्था। फसल बीमा, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि से होने वाले नुकसान की सुरक्षा करने के लिए तो फसल बीमा कराना चाहिए, है ना। कभी भी कोई किसी प्रकार की दुर्घटना अगर होती है तो ये लोग हमको बचाते हैं। अब इसके अलावा क्या क्या, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान रहा, देश को आगे बढ़ाने में, इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ाने में, जॉब क्रिएट करने में क्या फायदा रहा। तो देखो, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये सब जानते हैं, जो कभी टूट नहीं सकती। जो टूटेगी व्यक्ति खड़ा ही नहीं रह पाएगा। मतलब भारत खेती पर निर्भर है कहीं ना कहीं। 1951 से 2011 तक लगभग 52% जनसंख्या आजीविका का सुधार कर चुकी थी, है ना। धीरे धीरे ठीक ठाक तरीके से काम चल रहा था, लेकिन 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 बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कम होता गया। ठीक है। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, दुनिया भर का भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रभाव भी जानेंगे और बुरा प्रभाव भी जानेंगे। अच्छा प्रभाव क्या, किसान अपनी फसल विदेश में बेच सकते हैं, नई बीज और मशीनें भी लाई जा सकती हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कृषि कर रहे हैं तो उसके आपके क्या एडवांटेज है। सबसे पहली चीज, अच्छा प्रभाव कि हमारी फसल, हमारी पहचान विदेशों तक जाएगी। विदेश के लोग अगर हमसे खरीदेंगे, हम दुगने तिगुने दाम में बेचेंगे, उनको खरीदना पड़ेगा, और ये सारी चीजें।
है ना। आज जैसे अपन विदेशी व्यक्ति को चीजें खरीदते हैं, मान के चलिए मैंने एक पैंट खरीद के लाया, अब मैंने लाया डेनिम का, अब डेनिम भारत की कंपनी ही नहीं है, विदेश की कंपनी, तो उसको आने में जाने में तो चार्ज तो लगा होगा। तो अब वही डेनिम जो शायद बनकर 500 में या 200 में तैयार हो, अब 4000 5000 का बेचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, मतलब दूर से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया। छोटे किसान नुकसान में रहते हैं हमेशा, और महंगे बीज और उर्वरक लेने से कर्ज बढ़ जाता है, इसलिए छोटा किसान ज्यादा उत्पादकता नहीं ले सकता। निष्कर्ष, वैश्वीकरण से खेती में नए मौके तो हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए मुश्किलें भी बड़ी हैं। ठीक, तो ये अलग अलग प्रयास थे सरकार के, ये मैंने बेटा आज की क्लास में कंप्लीट किया। इसको बस एक बार देख लेना, फिर आपने किताब में पढ़ ही लिया होगा स्कूल में, बस एक बार रिवीजन कर लेना किताब का। मैंने किताब का सार आपको बता दिया हूं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करना है। जय हिंद, जय भारत।